गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज फिर से फैक्ट्री लोकेशन, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इंट्रोड्यूस करवा दिया था किस तरह से इसको डिफाइन किया गया और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। आज जरा बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं कि किसी फैक्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि डिटरमिनेंट फैक्टर्स कौन से हैं, तो दो तरह के फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। दोनों ही फैक्टर्स अपनी अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो गुणात्मक है, और क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो मात्रात्मक है, यानी कि ना केवल दिखने वाले बल्कि जिसकी वजह से सर्विस पर या उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, वो फैक्टर्स भी किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन को तय करने में अपनी एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या बात है इसमें, किन किन मेजरली फैक्टर्स को फॉलो करना चाहिए एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को फैक्ट्री लोकेशन को डिटरमाइन करने में, राइट। तो अब बात करते हैं, जो डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जब भी आप फैक्ट्री के लोकेशन को, डिटरमिनेंट्स को कंसीडर करो, तो 9 तरह के जो एम्स है, 9 एम्स, उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। और ये 9 एम जो है किसी भी फैक्ट्री लोकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिटरमिनेंट साबित होते हैं। तो कौन से हैं वो 9 एम जिसको बोल रहे हैं 9 एम। तो जरा बात करते हैं, जो विश्वेश्वरैया सर हैं, प्रोफेसर विश्वेश्वरैया, उन्होंने ये कहा था 9 एम में सबसे इंपॉर्टेंट है मनी, मटीरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट, मोटिव पावर, मैन पावर, मार्केट, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट। ठीक है, फिर से ध्यान देना, मैंने बोला है जो मनी, मटीरियल, मैन पावर, मार्केट, मोटिव पावर, मैनेजमेंट, मशीनरी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ मोमेंटम टू अर्ली स्टार्ट, यानी किस समय आप उस फैक्ट्री को स्टार्ट करते हो, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाए तब, या बहुत ज्यादा जरूरत हो ऐसी फैक्ट्री की तब। ठीक है, तो ये जो 9 एम है, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने, तो इनको तो हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे। साथ में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन इतने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हमारा काम किससे चलने वाला है? तो हमारा काम हमेशा चलता है, हमें आदत होती है अपने आंसर को एक अच्छे से इलैबोरेट करने की, पॉइंट्स के साथ में, उसकी डिटेल के साथ में। तो कुछ मैंने 14 पॉइंट्स सामने रखे हैं। ये 14 पॉइंट्स आपके उस कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे कि किन किन बातों को हमें कंसीडर करना चाहिए जब एक फैक्ट्री की लोकेशन को हम तय कर रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, जो कच्ची सामग्री होती है, कच्चा माल जो होता है, उसकी कहाँ उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी कहाँ है, ये एक मेजर पुल फैक्टर होता है किसी भी लोकेशन के लिए। यानी इसी की वजह से लोग अपने निर्णय बदलते हैं या ले लेते हैं स्ट्रांगली कि हमें तो, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है, अबंडेंट ऑफ रॉ मटेरियल जहाँ मिलेगा, लोग वहां पे अपने फैक्ट्री का सेटअप कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें होती हैं रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से? तो देखो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब जब आप कच्चे माल की उपलब्धता पर ध्यान देते हो, तो आपको जो फायदे आते हैं वो कहता है, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से कम हो जाती है आपकी। ठीक है, उसके अलावा ये कहता है जो रेगुलर और प्रॉपर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, वो आपका इंश्योर हो जाता है कि हाँ, हमारे को इसकी सप्लाई में कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। और तीसरी बात कहता है, जो कॉस्ट ऑफ सेविंग ऑफ मटेरियल है, इसकी भी कॉस्ट पर रिडक्शन मिलता है। यानी अगर अभी आप बहुत दूर से माल मंगवाओ, कच्चा माल मंगवाओ, तो इसकी स्टोरेज पर, उसकी सेविंग पर बहुत सारा कॉस्ट आता है, और वो पैसा हम बचा सकते हैं अगर हम ऐसी जगह पर अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं जहां पे हमें डायरेक्टली रॉ मटेरियल मिल रहा है। यानी जितना चाहे उतना, जब चाहे उतना हम वहां से मंगा लें, तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट या सेविंग कॉस्ट, इस सारी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कितना मेजर रोल प्ले करती है। अब जरा आगे बात करते हैं कि प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, यानी नजदीकता, पास होना। तो ये कहता है बाजार की नजदीकता भी एक बहुत मेजर डिटरमिनेंट फैक्टर है कि आपके फैक्ट्री का लोकेशन कहाँ होगा। अगर
देखो, अगर आपकी मैन्युफैक्चर्ड है चीजें और सीधा एंड यूजर के संपर्क में आएंगी, एंड यूजर इसका यूजर है, तो आप यकीन मान लेना आपको मार्केट के पास में अपनी फैक्ट्री डालनी चाहिए। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्रियल यूजर आपका कंज्यूमर है तो आपको हमेशा रॉ मटेरियल के पास में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहिए। तो ये कहते हैं बाजार की नजदीकता भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और इसकी वजह से हमें बेटर सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि हम चीजों को टाइमली राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट प्राइस के साथ में अवेलेबल करवा सकते हैं अगर हम बाजार के समीप हुए तो। और अगर हम बाजार के दूर होते हैं तो मान के चलना बाजार तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे चैनल्स को क्रॉस करना पड़ता है, बहुत सारे नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारी चीजों में कहीं लेट हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था के जो दूसरे हिस्से हैं उनके साथ हमारा एकीकरण किस तरीके से है, उनके साथ हमारा तालमेल किस तरीके का है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कहता है कभी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस कोई एक सिंगल पार्ट का रिजल्ट नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स मिल करके किसी एक प्रोडक्ट को या सर्विस को फॉर्म में लेके आते हैं, यानी उसका जो वैल्यू फॉर्मेशन करते हैं वो संस्था के किसी एक पार्ट से नहीं होता। बहुत सारे पार्ट इस पे काम कर रहे होते हैं, चाहे रिसर्च सेक्शन हो, चाहे मार्केटिंग सेक्शन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे उसकी फाइनेंसिंग सेक्शन हो या उसकी मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग सेक्शन हो। तो फाइनेंस का भी अपना रोल है, मार्केटिंग का अपना रोल है, रिसर्च का अपना रोल है। तो सारी चीजों ने मिल करके कहीं जा करके एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को फ्रेम करना होता है। तो ये कहता है किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे हिस्सों से उसका इंटीग्रेशन होगा, उसका तालमेल होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चेसिस कहीं बनता है, इंजन कहीं बन रही है और बॉडी पार्ट्स कहीं बन रहा है, उनका जो इंस्टॉलेशन होगा उसके प्रोग्राम्स का वो अलग कहीं हो रहा है, तो अगर इनमें आपस में तालमेल नहीं हो तो यकीन मान लीजिए कि एक बेहतरीन ऑटोमोबाइल व्हीकल बन करके टाइमली राइट प्राइस के साथ में तैयार नहीं हो पाएगा। अब आगे की बात करते हैं। ये सारे फैक्टर अपने को समझ में आ रहे हैं। अब क्या कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड स्किल, जो आपको मजदूर और कौशल की जरूरत है। अब मजदूर और कौशल क्या होता है? देखो, मजदूर वो व्यक्ति होता है जिसको अपने लेबर का है, वो व्यक्ति जो कि फिजिकल एफर्ट डालता है किसी प्रोडक्ट में, ठीक है। और स्किल्स यानी एक्सपर्ट लोग जो अपनी मेंटल एबिलिटी को इनकलकेट करते हैं उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के फॉर्मेशन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हेड्स चाहिए या ब्रेन्स चाहिए। हमें ना केवल हेड्स चाहिए होते हैं, हमें ब्रेन्स भी चाहिए होते हैं, यानी दिमाग भी चाहिए और हमें सिर भी चाहिए। सिर का मतलब यहाँ लेबर से है और दिमाग का मतलब हमारे स्किल से है। तो ये कहता है आपको एक्सपर्ट लोग और आपको मजदूर लोगों की उपलब्धता कहाँ है, उन चीजों का भी असर आता है हम अपने प्लांट का सेटअप कहाँ करेंगे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, हमारी एमिनिटीज, उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी। और एमिनिटीज होती क्या है? वो सारी सपोर्ट सर्विसेज जिसकी वजह से हम हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट को हमारे एंड यूजर तक प्रोवाइड करेंगे। यानी वो चैनल होता है, चाहे वो रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन में वाटर हो, एयरवेज हो, या वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है, वो नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सब एमिनिटीज होती हैं। तो एमिनिटीज की अवेलेबिलिटी भी आपको किसी प्लांट के सेटअप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ भी कहता है अगर एमिनिटीज की उपलब्धता हो, मान लीजिए आप पहाड़ पे जाकर के कोई चीज कर रहे हैं लेकिन रोड्स नहीं है सही, अगर रोड सही नहीं है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाला है और डीले फैक्टर भी एक अपना काम करने वाला है। तो आप चीजों को समय पर सही कीमत पर नहीं लेके आ सकते मार्केट के अंदर। तो ये अगर एक चीज रहती है तो आप मान के चलना मार्केट में एक्सेप्टेंस की बजाय रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है एमिनिटीज की अवेलेबिलिटी भी आपके फैक्ट्री के लोकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हमें समझ में आता है, चाहे एयरवेज हो, वाटरवेज हो या आपका रोडवेज हो, इनकी अवेलेबिलिटी किस तरीके की है। आप देखिए आज हम ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस की जो कनेक्टिविटी है वो कितनी स्मूथ है,
कितनी साउंड है, कितनी स्ट्रांग है, बस यही चीज है। तो अगर आपके मार्केट से और आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बीच में अगर ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ चलता है, ये नेटवर्क अगर आपका साउंड है, तो प्लांट के लोकेशन में आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा। और अगर इन चीजों में कहीं इंटरप्शन है, कोई हर्डल है, तो आपको एक नया तरीके की सोच लगानी पड़ेगी कि हमें कहाँ लगाना चाहिए और नहीं क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। सॉरी, एक रह गया हमारे पास सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। ये सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट जो है वो क्या कहता है, मौसम को आपकी अनुकूलता कितनी है। अब एक बात बताइए, अगर कोई आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें क्लाइमेट का एक मेजर रोल है, आप एक बात बताइए, एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। आसाम में टी गार्डन्स जबरदस्त है, क्यों? क्योंकि वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो चाय के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल्स है। केरल में मसाले बहुत है, क्या हम वो मिट्टी आसाम में ले जाएं तो वो चीजें बन जाएंगी? चावल केरल में, साउथ इंडिया में बहुत है, क्या हमारा वो चावल हमारे राजस्थान में पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। मौसम की नमी, टेम्परेचर, जो हवा है, हवा में जो उसका नेचर होता है, हवा का कितनी ड्राईनेस है, कितनी उसमें ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस तरीके की हुई जिसमें क्लाइमेट का एक मेजर रोल है, तो यकीन मानिए कि आपको जो सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट है, ये फैक्टर बहुत मेजर काम करेगा और आपको इस पे अपना फोकस करना पड़ेगा कि क्या हमारे को हमारे मौसम की या जलवायु की जो अनुकूलता है वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में आपने अपने प्लांट का सेटअप किया, तो यकीन मान लीजिए ना केवल कॉस्टली बनेगा, प्लस क्वालिटी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो क्वालिटी जहां आएगी वो वही उसी मौसम के हिसाब से आएगी। उस मौसम को आप नहीं क्रिएट कर सकते। आप चीजें, रॉ मटेरियल या मशीन या टेक्नोलॉजी को तो आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो एक मेजर रोल होता है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। जब क्लाइमेटिक कंडीशन की सुटेबिलिटी की अपन ने बात कर ली, तो अब ये कहता है सर्विसेज की अवेलेबिलिटी आपको क्या मिलती है, कितनी मिलती है। तो जो सर्विसेज की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो ये कहता है बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, ड्रेनेज, वाटर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कम्युनिकेशन, इस तरह की जो सर्विसेज है, अगर आपको इजीली मिल जाए तो आपके प्लांट के सेटअप में फेवर हो जाता है। और अगर यही चीजें प्रॉब्लम दे, तो आप यकीन मान लीजिए आप उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड पर फोकस करेंगे या इन सब चीजों से निपटारा करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है, अगर जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जिन सपोर्टिव सर्विसेज की जरूरत है, अगर उनकी उपलब्धता आपको आसानी से हो रही है, तो वो जगह आपकी फेवरेबल हो सकती है। और अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है इजीली, तो यकीन मान लीजिए वो जो साइट सिलेक्शन है आपका गलत साबित हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है रीजनल रेगुलेशंस, यानी जिस जगह आप अपने प्लांट को सेटअप करने वाले हो, वहां के नियम, उसके कानून कायदे क्या कहते हैं, आपके रेगुलेशंस किस तरीके सपोर्टिव है या अगेंस्ट है, इन सब चीजों का एक थॉरस स्टडी करना पड़ता है। और अगर ये थॉरस स्टडी किए बगैर आपने अपने प्लांट का सेटअप कर लिया, तो यकीन मान लीजिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है किसी एक देश का या एक जगह का या एक क्षेत्र का जो रेगुलेशन होगा वो किसी दूसरे जोन के रेगुलेशन से मैच करता हो। इट मे बी डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट मे बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो इट इज मस्ट बी considered about the regulations of that particular region, right? तो रीजनल रेगुलेशन को कंसीडर करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ना केवल लॉज बल्कि बाय लॉज को भी क्लियरली एक्सप्लेन करता है। अब आगे की बात करते हैं। जब हमने रेगुलेशंस की बात कर ली, तो रूम फॉर एक्सपेंशन, आपको विस्तार की गुंजाइश क्या है। इसका ये मतलब होता है, जब आप जिस साइट को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एरिया में आने वाले भविष्य में किस तरीके की आपकी एक्सटेंशन, जो आप प्लांट को एक्सपेंड करने वाले हो, विस्तार करने वाले हो, फैलाने वाले हो, उसकी गुंजाइश कितनी है। आप एक छोटे से इलाके में अगर अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आपने कॉलेज के लिए साइट सिलेक्शन किया, आप कॉलेज खोलना चाहते हैं और साइट सिलेक्शन किया। आप मान लीजिए 200 एकड़ में एक कॉलेज खोलते हैं और 200 एकड़ के ऊपर एक साथ अपना वो कॉलेज का बिल्डिंग बना दिया और वो चल पड़ा। अब क्या होगा, आपको 100-500 एकड़ की और जरूरत है उसके एक्सपेंशन के लिए। अब एक्सटेंशन कैसे करेंगे, आपके पास तो जमीन है ही नहीं। अब एक नया साइट सेलेक्ट करेंगे और फिर से नई एक शुरुआत करेंगे। इससे ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि आप अपना जो साइट का सिलेक्शन करते वो ऐसा करते कि आपका कुछ जो
फ्यूचर एक्सटेंशन है उसके लिए गुंजाइश बची रहती। वही साइट हमेशा अच्छी कही गई है जहां पर आप आने वाले भविष्य में अपने फ्रूट जो कहना चाहिए फ्रूटेबिलिटी को देखते हुए अपने बिजनेस का या अपने इंडस्ट्री का किस तरह से एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है रूम फॉर एक्सपेंशन, यानी लॉन्ग रेंज पे आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारे को क्या क्या अनुमान लगाना पड़ेगा कि क्या क्या जरूरतें हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए ना केवल जैसे अगर मैंने कहा एक कॉलेज खोलना है तो कॉलेज खोलने के लिए आपको ना केवल लैब रूम, प्रिंसिपल रूम या फैकल्टी रूम ये सब खोलने पड़ेंगे, प्लस आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अम्यूजमेंट के सेंटर्स होते हैं या जो कॉमन रूम्स होते हैं या जो जिम है या जो इंडोर गेम्स का ग्राउंड वगैरह है उन सब पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन के लिए भी आपके दिमाग में एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक बात है। आगे की बात करता है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, यानी किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आपका जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, अब कॉटन इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री है, तो यकीन मान लीजिए उसमें आग लगने के बाद, ये सोचिए आग लगने के बाद उस नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास सेफ्टी मेजरमेंट्स कितने होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ने वाली है ये देखना पड़ेगा। अगर आप पेट्रोकेमिकल कोई इंडस्ट्री रन करते हैं तो आपको अलग तरह के सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान देना होगा, और अगर आप कपड़ा या कागज का व्यापार कर रहे हैं तो आपके जो सेफ्टी मेजरमेंट्स होंगी उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग टाइप की होंगी। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट किस तरह के नेचर का है और उसको किस तरह की सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होंगी, और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की जो स्टैंडर्ड्स आप सेट करेंगे उनकी टोटल आउटलेट्स कितने होंगे, वो किस तरह के रनिंग करेंगे, उनकी टेक्नो क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में भी हमें सोचना होगा। तो ये जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है वो यही कहता है कि अगर आपने मान लीजिए न्यूक्लियर पावर का कोई साइट लगा रहे हैं, लोकेशन कर रहे हैं, या अगर पेट्रोकेमिकल का कोई है, तो इन सब चीजों के लिए आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा, और सिंपल दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक बात है। तो अब डेंजरस चीज या केमिकल चीज होंगी उनकी आपकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अलग टाइप की होंगी। आगे बात करते हैं साइट की कॉस्ट, जमीन की कीमत क्या होगी। अब जमीन की कीमत हर जगह पर डिफर होती है। अगर कमर्शियल वैल्यूएशन देखेंगे तो अलग आएगी, और उसी नाप की जमीन अगर नॉन कमर्शियल वैल्यूएशन पे देखेंगे तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी। तो डिपेंड ये करता है क्या आने वाले समय पे नॉन कमर्शियल साइट की कमर्शियलाइजेशन बढ़ने वाली है या नहीं है, इसका प्रिडिक्शन आपको करना पड़ेगा। देन यू विल एबल टू सिलेक्शन द साइट। अगर आपकी साइट की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गई तो यकीन मान लीजिए मार्केट में बैठने से पहले ही आप उखड़ जाएंगे। तो साइट की कॉस्ट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि कि हम अपने बेनिफिट्स को बचा के रखें, ना कि वो खर्च हो जाए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। जो हम बात करते हैं एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं किसी बिजनेस के, उन्हीं की बात है यहाँ पे कि आपके पॉलिटिकल और आपके कल्चरल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो आपको फेवर करने वाली है या नहीं है। राजनीतिक दबाव तो नहीं आ जाएगा कहीं कहीं सांस्कृतिक दबाव तो नहीं आ जाएगा। मान लीजिए आप शराब का एक ठेका लगाना चाहते हो, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, और अगर बीच सिटी के बीच में आपने कोई लोकेशन सेलेक्ट कर ली तो इट मे बी कि लोकलाइट्स जो होंगे वो इसको अपोज कर जाए और वो वहां पे वो फैक्ट्री लगने ही नहीं दे। ऐसे ही कोई केमिकल की आपने अगर पेट्रोकेमिकल की कोई फैक्ट्री रन करनी है और सिटी के बीच में अगर आपने रन कर ली तो ये गवर्नमेंट ही आपको इसका परमिशन नहीं देगी। तो इस तरीके की चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहता है चाहे कल्चरल हो, चाहे पॉलिटिकल हो और या इकोनॉमिकल हो, इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये कहता है कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे जैसे अगर कल्चरल की बात करूँ, कोई समाज है महिलाओं को किसी पर्टिकुलर काम के लिए अलाउ नहीं करता और कोई दूसरा समाज इसे बुरा नहीं मानता, तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस जगह पर आप इस तरह का काम करने वाले हैं, क्या वुमेन ओरिएंटेड अगर वो वर्क है तो क्या वो उनका जो कम्युनिटी है या जो कल्चर है वो उसे अलाउ करता है या नहीं करता है। ठीक बात है। अब आगे की बात करते हैं, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। मैं आपको मेजर वो पॉइंट्स बता रही हूँ। ये कहता है स्पेशल ग्रांट्स, रीजनल टैक्सेस एंड इम्पोर्ट। किस तरीके से आपको जो चीजें मंगानी पड़ेंगी या जो ग्रांट्स यानी अनुमति लेनी पड़ेगी या कोई टैक्सेस वगैरह है, इन सबको थॉरोली समझना और उस पर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द मेजर डिटर्मिनेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि कुछ
नॉर्म्स की वजह से, टैक्सेस लगने की वजह से या कुछ ग्रांट मिलने में आपको परेशानी आ जाए तो वो आपका काम शुरू होने से पहले ही रुक जाए। तो इसलिए ये कहता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स को किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अगर वो कोई रेस्ट्रिक्शन देती है, कोई लिमिटेशन है, इन सबको आपको बहुत थॉरोली पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद कहीं जाकर के उस साइट का सिलेक्शन करना होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके के फैक्टर्स डिटर्मिनेंट फैक्टर बन जाते हैं किसी भी फैक्ट्री के लोकेशन को तय करने में। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो समझा है, सीखा है और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हुआ है। तो मैं आज के वीडियो में आज की क्लास को यहीं ओवर करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक्स देते रहिए, मैसेजेस देते रहिए, कमेंट्स देते रहिए, क्योंकि यही मुझे एनर्जी देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। Thank you so much.